हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी के दूसरे सीरीज में हैं, जहां हम लोग पिछले के क्लास को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के वास्तविक संख्याओं तक का सफ़र तय किया था। आज के क्लास में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं पर संक्रियाएँ, जोड़ना व घटाना, ऋणात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं, गुणा एवं भाग, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जुड़ना व घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा तथा भाग, इन चार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पूरा क्लास देखेंगे आप लोग, ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से पेडागोजी समझ में आए। क्योंकि मैथमेटिक्स की समझ आप सबको है, थोड़ा सा इसमें पेडागोजिकल समझ अपनी बना लें तो आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे एज ए टीचर अपने क्लास में भी, और सीटेट के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी अवधारणा की समझ की जांच की जाती है, वहाँ पर हिसाबों पर फोकस कम होता है, आपकी अवधारणा क्लियर है या नहीं इसकी जांच ज़्यादा होती है। तो देखेंगे ऋणात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ना व घटाना। कक्षा 8 के एक बच्चे को जब -2 -5 हल करने को कहा गया तो उसने लिखा -3। जब उससे पूछा गया कि उसने यह उत्तर कैसे निकाला तो उसने बताया 3 ऋणात्मक चिन्ह हैं। ऋण ऋण धन होता है तो एक ऋण बच गया। फिर 5 - 2 बराबर 3 होता है, उसमें बचा ऋण लगाएं तो उत्तर -3 आया। ऊपर दी गई समस्या के लिए सही हल प्रस्तुत कीजिए। एक प्रश्न इससे दिया गया है कि इस समस्या का सही हल क्या होगा। -2 माइनस, फिर ब्रैकेट में -5 है, इसका सही हल क्या होगा। तो देखेंगे इसका हल इस प्रकार से होगा। यहाँ माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो गया। अब ये 5 - 2 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 3। प्लस में होगा, -3 नहीं होगा, लेकिन यहाँ बच्चे ने -3 बताया। अब इस तरह की समस्याएं यदि आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि इस तरह की समस्याएं बच्चों को आती हैं। अब हमारी समझ यही बननी चाहिए कि किस प्रकार से इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। बच्चों को ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या तैयारी करवाएं, इसका उदाहरण कुछ दीजिए। ठीक है, ऊपर दी गई समस्या के लिए 5 अन्य गलतियों के उदाहरण दें कि किस प्रकार से बच्चे गलतियां करते हैं, है ना। इसका सिंपल सा एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि आप 10 बच्चों को यही सवाल हल करने के लिए दें। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे सही हल करें और कुछ बच्चे गलत करें। तो जो गलतियां होंगी, बच्चों की जो गलतियां होंगी, आप उन्हें नोट करें कि बच्चों की किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं, उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं। इस तरह की गलतियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं। चिन्ह वाले सवालों को हल करने में अक्सर हम व बच्चे सवाल को समझने की जगह एक तरह की तुक्केबाजी से ही सवाल हल करना चाहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट सूत्र सभी ढूंढते हैं, अपनी समझ का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। कक्षा में संक्रियाएं करते समय बच्चों को बहुत से सरल जवाबों को खोजने का न सिर्फ अवसर होना चाहिए बल्कि बाध्यता भी हो। इस तरह के कुछ अनुभव ठोस वस्तुओं को प्रतीक बनाकर भी करवा सकते हैं। इनसे पेचीदगी को हल करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, ये बहुत ही बेसिक स्तर पे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का तरीका है, और इस बेसिक स्तर पर यदि बच्चे गणित में कठिनाई का अनुभव करते हैं और एज ए टीचर यदि उन्हें सही से गाइडेंस नहीं मिलता है बल्कि उन्हें डांट दिया जाता है, तो यहीं से बच्चों में गणित के प्रति भय की भावना का विकास शुरू होता है और फिर आगे चल कर के उनकी गणित कमजोर रह जाती है। एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। 12 वर्षीय कुट्टी की माँ ने
बोतल के ढक्कनों का उपयोग कर उसे कुछ इस तरह की परिस्थितियों की तैयारी करवाई। इससे कम से कम उसे इतना तो समझ आ गया कि +1 और -1 एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। माँ ने इस बात को इस तरह लिखकर दिखाया, +1 प्लस ब्रैकेट में -1 = 0। उसने यह बात मान भी ली। तो जब भी माँ ने उससे पूछा कि +2 प्लस -2 कितना होगा, उसने बोतल के ढक्कनों का उपयोग करके उत्तर निकाल लिया 0। +3 प्लस -3 बराबर 0। इस प्रकार से वह धीरे धीरे समझ गया कि किसी भी धनात्मक संख्या n के लिए +n प्लस -n = 0 होता है। तो इस अवधारणा को समझाने के लिए इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि बोतल की ढक्कनों को लिया गया और एक ढक्कन को जो है प्लस कर दिया गया और एक ढक्कन को माइनस कर दिया गया। प्लस माइनस मिलेगा तो हो जाएगा 0। अब एक ढक्कन के जगह पर उसने एक संख्या को लगा दिया, है ना। अब 1 जोड़ -1 = 0। इसी प्रकार से 2 ढक्कनों का प्रयोग किया गया और इधर भी दो ढक्कन दिए गए तो यहाँ भी 0 आया। तो एक ढक्कन का उदाहरण दिया गया यहाँ पे। आप भी ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए। अब उन्होंने -3 प्लस -2 जैसे जोड़ पर जाने का फैसला किया, लेकिन वह इसे नहीं कर पाया। उसने फिर ढक्कनों से -3 दर्शाने शुरू किए। अब दूसरे ढक्कनों से -2 दिखाओ, माँ ने कहा। उसने कर दिया। शाबाश, अब इनको मिला दो, कितना आया। उसने उन्हें मिला दिया और कहा कि 5 आए। पक्की बात है, जरा देख लो ढक्कनों के मुंह किस तरफ है। माँ ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, -5। अपनी गलती पहचानते हुए कुट्टी बोला। फिर माँ ने उसे कहा कि उसने जो कुछ किया है उसे गणितीय प्रतीकों में लिख लो। थोड़ी मदद के बाद उसने लिख लिया -3 प्लस -2 = -5। उन्होंने इसी तरह के कुछ और उदाहरण किए। वे उससे साथ साथ लिखने को कहती गईं। फिर धीरे धीरे एक सूची बन गई। इस प्रकार से एक सूची बन गई और इस सूची के सहायता से उसने धीरे धीरे ऋणात्मक संख्याओं पर जोड़ की संक्रिया को समझा। अब इस सूची को देख करके और थोड़ी मदद के बाद वह एक पैटर्न पहचानने लगा। इस पैटर्न के आधार पर वह ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ के नियम तक पहुंच गया। पहले मैं सिर्फ संख्याओं को जोड़ लेता हूं और फिर जोड़ के पहले ऋण चिन्ह लगा देता हूं। माँ ने उससे कहा कि वह अपनी बात एक उदाहरण से समझाए, तो कुट्टी ने उन्हें बताया कि -10 प्लस -5 का उत्तर निकालने के लिए वह पहले 10 और 5 को जोड़कर 15 प्राप्त कर लेगा, फिर उसके सामने ऋण चिन्ह लगाएगा तो उत्तर -15 मिल जाएगा। इस तरह से वह खुद ही उस नियम तक पहुंच गया जिसे बीजगणित में हम इस प्रकार लिखते हैं -m प्लस -n = -m प्लस n, जहाँ m व n धनात्मक संख्याएं हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग यदि पढ़ाने के लिए शुरुआत करते हैं इस प्रकार की संक्रियाओं को, तो हम अधिकतर टीचर क्या करते हैं कि पहले नियम ही बच्चों को लिखा दिया जाता है ना। नियम ही लिखा दिया जाता है कि माइनस प्लस माइनस = माइनस होगा या प्लस होगा, है ना। अब इस प्रकार के नियम बच्चे जब देखते हैं तो उन्हें अवधारणा बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कभी बताते हैं कि चिन्ह जो है वो माइनस आएगा, कभी कहते हैं कि प्लस आएगा, तो बच्चों में अवधारणा विकसित नहीं हो पाती है। वे नियम को समझने लग जाते हैं और नियम डायरेक्ट यदि बच्चों को बताया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये नियम अमूर्त होते हैं और छोटे बच्चों में अमूर्त चीज़ों की समझ ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए पहले उदाहरण दिया जाए, जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि कुट्टी की माँ ने बोतल के ढक्कनों से उसे समझा दिया ऋणात्मक संख्याओं के योग की संक्रिया को। थोड़े दिन बाद माँ ने कुट्टी के साथ इस गतिविधि को दोहराया। फिर उससे कहा कि ढक्कन का उपयोग किए बगैर
ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ करें। उसने कर दिया। अब माँ ने संख्या रेखा के इस्तेमाल का फैसला किया। इस उपकरण का उपयोग कुट्टी की शिक्षिका ने ऋणात्मक संख्याएं समझाने के लिए किया था। माँ ने इसे एक ऐसी संख्या पट्टी का रूप दे दिया जिस पर -50 से +50 तक के पूर्णांक लिखे हुए थे। कुट्टी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को बोतल के ढक्कनों से दर्शाने में दक्ष हो ही चुका था, अतः उन्होंने इसे पट्टी पर अंकित संख्याओं से जोड़ने की कोशिश की। इस प्रकार के उदाहरण आप खुद भी स्वयं भी बच्चों के साथ प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने कुट्टी को एक बटन दे दिया और उसे समझाया कि जब ये 3 ढक्कन के मुंह नीचे करके रखें, यानी संख्या +3 हो, तो वह बटन को पट्टी के 3 पर यानी 0 से 3 स्थान दाईं ओर रखें। और फिर यदि उसे 4 और ऐसे ढक्कन दे दिए जाएं, तो उसके पास कुल कितने हो जाएंगे? तब तुम बटन को कहाँ रखोगे? उसने कहा 7 पर, यानी तुम 4 स्थान और दाईं ओर जाओगे, है ना? इसी प्रकार से -2 + -3 का हल पाने के लिए उन्होंने उसे समझाने में मदद की कि -2 से 3 स्थान बाईं ओर चलना होगा, यानी -5 पर जाना होगा। इस प्रकार के कुछ और उदाहरणों की मदद से उन्होंने उसका ध्यान इस बात पर दिलाया कि जब वह धनात्मक संख्याएं जोड़ता है तो दाईं ओर बढ़ता है, तथा ऋणात्मक संख्याएं जोड़ते वक्त बाईं ओर बढ़ना होता है। अब जरा पट्टी का उपयोग करके बताओ कि +2 + -2 = कितना होगा? माँ ने पूछा। उसे पता था कि पहले 2 का मतलब यह है कि उसे बटन को 0 से 2 स्थान दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। यह तो उसने कर लिया, मगर फिर थोड़ा ठिठक गया। माँ ने कहा, अच्छा, पट्टी के बगैर बताओ कि 2 + -2 कितना होगा? उसने बेहिचक जवाब दिया, 0। शाबाश, तो तुम इस वक्त जहाँ हो वहाँ से 0 पर पहुँचने के लिए क्या करना होगा? 2 कदम पीछे चलना पड़ेगा, उसने कहा। इस पर माँ ने कहा, सही, -2 का यही तो मतलब होता है। -2 के लिए तुम्हें 2 स्थान बाईं ओर चलना पड़ता है, याद है ना? इस तरह से धीरे धीरे वे उसे समझने में मदद कर पाए कि मसलन 2 + -3 = -1 होता है, वगैरह। तो कुट्टी की माँ की कई दिनों की यह गतिविधि बीच बीच में तब तक दोहराती रही जब तक कि उन्हें यकीन ना हो गया कि वह पूर्णांकों को जोड़ना सीख चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा कि इस उदाहरण में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बच्चों को ऋणात्मक संख्याओं के योग और घटाव की संक्रिया को सिखाया गया। तो आप लोगों से भी यह उम्मीद की जाती है कि आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कुछ स्कूलों में गतिविधि के रूप में छत के ऊपर इस प्रकार से संख्या रेखा बनाए जाते हैं जिस पर बच्चों को कूदने के लिए कहा जाता है और बच्चे खेल खेल में जोड़ना व घटाना सीखते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। ऋणात्मक संख्याओं में जोड़ की संक्रिया को समझने में ऊपर उपयोग किए गए तरीके की मुख्य बातें लिखें। इस क्रमिक तरीके के क्या चरण दिखते हैं? क्या ढक्कनों के अलावा किसी और भी चीज से यह प्रतिरूप बन सकते हैं? अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक व किसी ऋणात्मक संख्या का जोड़ सीखने में बच्चों की मदद करने की दृष्टि से माचिस का ढक्कन व अंदर की डिबिया का इस्तेमाल करते हुए एक गतिविधि तैयार कीजिए। काफ़ी दिलचस्प उदाहरण यहाँ पे है। माचिस की डिब्बी और माचिस के ढक्कन से एक गतिविधि आप लोगों को तैयार करना है जिससे धनात्मक व ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जा सके। तीसरा प्रश्न है, एक ऐसा खेल तैयार कीजिए जिसे खेलते हुए बच्चे पूर्णांकों को जोड़ने का अभ्यास कर सकें। इस खेल को खेलते हुए वे पूर्णांकों के कौन कौन से गुण सीखेंगे? 11 वर्षीय कुछ बच्चों के साथ इस खेल को आजमाइए और देखिए कि क्या इससे बच्चे सीख पाएं। इस पर मैं एक उदाहरण मैं अपना स्वयं का देना चाहूँगा। मैंने भी अपने स्कूल में इस तरह का एक प्रयोग किया जिसे आप तस्वीर में देख सकते हो। इसमें मैंने एक चार्ट पेपर के ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लिखा और डाइस की मदद से जोड़ घटाव की संक्रिया को समझाने के लिए जिस प्रकार से बच्चे लूडो खेलते हैं उसी तरह से उन्हें खेलना सिखाया।
बढ़ते हैं आगे। बच्चों द्वारा की जाने वाली आम गलतियों को इकट्ठा करने के लिए आयोजित एक कार्यशाला में एक शिक्षक साथी ने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं को घटाने में बच्चे आमतौर पर निम्नलिखित गलतियां करते हैं। आप भी देखें, आपने भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया होगा तो इन गलतियों को आपने पाया होगा। सबसे पहली गलती है 19 घटाओ, ब्रैकेट में है -11 और आंसर है 8। तो इसमें समझ में आ रहा है कि 19 में बच्चे ने डायरेक्ट 11 को घटा दिया है। दूसरी गलती में है -8 बच्चे ने लिखा है, किस प्रकार से लिखा है। तीसरी गलती है -19 -11 इक्वल टू -30। अब ये गलती है, यहाँ पे बच्चे ने ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। चौथे उदाहरण में है -11 माइनस फिर ब्रैकेट में -19 और इसका आंसर 2 बार माइनस लगा करके 8 लिखा गया। तो आमतौर पर इस तरह की गलतियां बच्चों में देखने को मिलती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपने भी बच्चों द्वारा की गई गलतियों में कुछ पैटर्न देखे? बच्चे ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? मसलन पहली और दूसरी गलती के बारे में हम यह कह सकते हैं, इसकी वजह है कि बच्चों ने ऋणात्मक संख्या के सामने लगे चिन्ह को अनदेखा कर दिया। लेकिन बड़ी वजह यह है कि बच्चों ने पूर्णांकों को घटाने की प्रक्रिया ही नहीं समझी है। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्णांकों को घटाने की प्रक्रिया को सीखने में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। और ये चरण है प्राकृतिक संख्या को घटाना, मसलन 4 घटाओ -10, 10 घटाओ -4 या -10 -4। दूसरा चरण है माइनस और ब्रैकेट में फिर माइनस ऋणात्मक संख्या होगी, बराबर n आएगा, जहाँ n कोई धनात्मक संख्या है, जैसे यहाँ पे देखें उदाहरण में माइनस फिर ब्रैकेट में -5। तीसरा चरण होता है ऋणात्मक संख्या को घटाना, जैसे 5 माइनस फिर ब्रैकेट में -6 या -5 माइनस फिर ब्रैकेट में -6। बच्चों को इनमें से हर चरण समझाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ बनाई जा सकती हैं? पहला चरण समझने में तो उन्हें संख्या रेखा से मदद मिल सकती है। वे संख्या रेखा से काफ़ी परिचित हो ही चुके होंगे। यदि वे यह समझ सकें कि 4 घटाने का मतलब होता है कि हम लाइन पर जहाँ भी हों वहाँ से 4 कदम बाईं ओर चलें, तो वे यह समझ पाएंगे कि पहले किस्म का घटाना कैसे होता है। अब देखते हैं कि शेष 2 चरणों को समझने में उन्हें किस तरह से मदद की जाए। शायद इस संदर्भ में आपको यह तरीका दिलचस्प लगे। अब एक उदाहरण यहाँ फिर से देखेंगे। मैरी पिछले कुछ वर्षों से माध्यमिक स्कूल में गणित पढ़ा रही है। इस दौरान उसने बच्चों को कठिन विषय समझाने के लिए कई तरीके आजमाए हैं। ऋणात्मक संख्याएं सिखाने का उसका तरीका कारगर लगता है, क्योंकि इससे पढ़े हुए ज़्यादातर बच्चे ऋणात्मक संख्याओं व उन पर संक्रियाओं को लेकर काफ़ी दक्ष हैं। मैरी का तरीका तकरीबन वैसा ही है जैसा पिछले उदाहरण में कुट्टी की मां ने अपनाया था। वह शुरुआत ठोस चीज़ों से करती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, शुरुआत जो है ठोस चीज़ों से करना है, संभव हो सके तो, और कोशिश करनी है कि मूर्त वस्तुओं से बच्चों को जोड़ करके अमूर्त चीज़ों की संक्रियाओं को समझाया जा सके, क्योंकि मूर्त वस्तुओं को बच्चे ज़्यादा समझते हैं। वे उन्हें देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में उनकी अपनी अवधारणा, अपनी समझ होती है। लेकिन अमूर्त चीज़ों के बारे में उनके मस्तिष्क में ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है। उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है अमूर्त चीज़ों को लेकर के। तो जब हम मूर्त चीज़ों से उन्हें जोड़ेंगे तो वे उनसे अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, फिर चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, सीखेंगे। फिर एक निश्चित मोड़ पर वह बच्चों को संख्याओं से संबंधित अवधारणाएं या प्रक्रियाएं सीखने में मदद देने के लिए संख्या रेखा या पट्टी का इस्तेमाल शुरू करती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को यह समझाने के लिए कि माइनस इंटू माइनस एन इक्वल टू एन होता है, वह ऊपर नीचे वाला मॉडल इस्तेमाल करती हैं। मसलन वह उनसे पूछती हैं कि 4 ऊपर का उल्टा क्या होगा। वे जवाब देती हैं 4 नीचे, और 4 नीचे का उल्टा 4 ऊपर। तो यदि हम 4 ऊपर को 4 लिखें
और 4 नीचे को -4 लिखें तो 4 का उल्टा क्या होगा, बच्चे आमतौर पर बता देते हैं -4। फिर वह कई धनात्मक संख्याओं को उल्टा पूछती हैं और बच्चों के उत्तरों को नियमानुसार कॉलम में लिखती जाती हैं। जैसे 10 का उल्टा -10, 3 का उल्टा -3, 5 का उल्टा -5 वगैरह। इस सूची के आधार पर वह बच्चों से किसी संख्या का उल्टा प्राप्त करने का नियम निकालने को कहती हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वे आमतौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि किसी संख्या का उल्टा पता लगाने के लिए उसके पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अब वह इसी नियम को आगे बढ़ाकर ऋणात्मक संख्याओं पर लागू करती हैं तो -5 का उल्टा क्या होगा। एक बार फिर कक्षा में थोड़ी चर्चा होती है और बच्चे इस आम सहमति पर पहुंचते हैं कि -5 का उल्टा -5 होगा। वह इस बात को ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हैं। फिर वह उन्हें याद दिलाती हैं -5 यानी 5 नीचे होता है तो इसका उल्टा कितना होगा। वे कहते हैं 5 ऊपर। फिर वह पूछती है हम इसे 5 भी लिखते हैं, है ना। इस तरह से कई उदाहरण करने के बाद वे समझ जाते हैं और मान लेते हैं कि -5 × -5 = 5, -2 = 2 वगैरह। अब वह इस बात का इस्तेमाल बच्चों को यह समझने में मदद देने के लिए करती हैं कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को घटाते हैं तो क्या होता है। वह बच्चों से पूछती है जब -5 = 5 होता है तो 7 - 5 कितना होगा। वह पाती हैं कि बच्चे अक्सर संबंध को पहचान लेते हैं और उत्तर 12 निकाल लेते हैं। पहले सीखी गई बात यानी -n = n का इस्तेमाल करके बच्चों ने -5 × -7 जैसे सवाल करना भी सीख लिया। हर चरण पर मेरे बच्चों को खुद से करने के लिए कई उदाहरण और अभ्यास देती हैं। उसका अनुभव है कि काफ़ी अभ्यास करने के बाद बच्चों को संख्या रेखा का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे घटाने का सामान्य नियम समझ जाते हैं और संक्रिया को आसानी से करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि पहले हमें मूर्त उदाहरणों से समझाना है। मूर्त उदाहरणों से हमें बच्चों को समझाना है और उसके बाद अमूर्त की ओर बढ़ना है। मूर्त से अमूर्त की ओर की अवधारणा इसी को कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न है जिसे आप समझें। बच्चों को पूर्णांकों को घटाना सिखाने के लिए संख्या रेखा का उपयोग करते हुए एक नई गतिविधि बनाइए। उम्मीद है कि आप लोग ऐसी गतिविधि बनाएंगे। मैरी ने कक्षा में कुछ सवाल दिए। सवाल में दिए निर्देशों के अनुसार पूर्णांक लिखने थे। निर्देश निम्नलिखित थे, 6 ऊपर 4 नीचे। इस प्रकार से यहाँ देखें, 3 नीचे और फिर 5 ऊपर। अमीना ने इन्हें नीचे दिखाए अनुसार लिखा। अब यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, 8 तरीकों से लिखने के लिए कहा गया। 8 तरीकों से अमीना ने लिखा। अमीना ने कुछ गलतियां की हैं। क्या आप उसके उत्तरों की जांच कर सकते हैं और गलतियों को सही कर सकते हैं? आप इसे कौन सी कक्षा के बच्चों को देंगे, क्यों? फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को यह सवाल अच्छा लग रहा है तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में करके भी इसका आंसर बता सकते हो। अगला प्रश्न है, ऐसा एक और सवाल कक्षा 7 के बच्चों के लिए बनाइए। अब एक गतिविधि है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने के लिए ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को समझने के लिए गोटी मॉडल का उपयोग करना। गोटी, आप लोगों ने लूडो का गोटी देखा होगा, है ना। उसी प्रकार से गोटी मॉडल के ऊपर कैसे ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होगी, इसकी एक गतिविधि है। इस गतिविधि को समझेंगे। इस गतिविधि के लिए आपको कई गोटियां या 2 अलग अलग रंगों के कार्ड के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। एक रंग धनात्मक और दूसरा रंग ऋणात्मक चिन्ह दर्शाएगा। इस गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है छात्र छात्राओं को ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़ने और घटाने के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना और उनकी सोच को समझना।
जब आप सीखने की योजना बना रहे हों तो आप शायद संसाधन 2 सीखने के लिए चर्चा पर एक नज़र डालना चाहें। अपने छात्र छात्राओं को बताएं कि नीचे के सभी खंडों में व्यवस्थित गोटियों का परिणाम 4 ही होगा। अब गोटियों के ऊपर जो संक्रिया है, गतिविधि है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि मान लें कि एक लाल गोटी है, लाल रंग की गोटी है, और दूसरी जो गोटी है वो नीले रंग की गोटी है। ठीक है, दूसरी गोटी का कलर जो है वो मान ले नीला है, एक रेड है और एक ब्लू है, और इन दोनों को आपस में चिपका दें। इस प्रकार से चिपकाना है रेड के नीचे ब्लू को, तो एक सतह रेड हो जाएगा और पीछे की सतह नीली हो जाएगी, है ना। आर ऊपर रहेगा और बी नीचे, यानी कि लाल ऊपर ब्लू नीचे, या ब्लू ऊपर या लाल नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक ही गोटी में 2 कलर हो जाएंगे, और लाल को मान लेना है प्लस, ब्लू को मान लेना है माइनस। ठीक है, लाल हो गया प्लस और ब्लू हो गया माइनस। ठीक है, अब देखेंगे कि हम बच्चों को इस प्रकार से गोटियों को देंगे। 3 गोटी इस प्रकार से देंगे जिसके ऊपर लाल कलर हो, और 3 गोटी इस प्रकार देंगे जिसके ऊपर ब्लू कलर हो। ठीक है, और उन्हें बताएंगे कि एक प्लस और एक माइनस 0 हो जाता है, तो इन्हें हटा देना है। इसी प्रकार से प्लस माइनस 0 हो जाएगा, हटा देना है। तो तीनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी कि +3 -3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम गोटियों के सहारा से, गोटियों की सहायता से गतिविधि तैयार कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्याओं में गुणा की संक्रिया को परिभाषित करने के लिए हम धनात्मक संख्याओं के गुणनफल की अवधारणा को व्यवहार में लाते हैं, परंतु यह उनके मापांक के साथ ही होता है। परिणाम का चिन्ह निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किए जाते हैं: प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अवलोकन करने पर हमें देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं में गुणा की संक्रिया में 2 विपरीत चिन्हों का परिणाम ऋणात्मक होता है तथा 2 समान चिन्हों का परिणाम धनात्मक होता है। अब इसका एक उदाहरण है +3 इंटू -5 को हम -5 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -5 इक्वल टू -15 लिखते हैं, जिसमें गुणनफल का मापांक 3 व 5 को गुना करने के बराबर है तथा गुणनफल का चिन्ह उपयुक्त परिभाषा के अनुसार होता है। -7 इंटू +4 इक्वल टू -28, -8 इंटू -4 इक्वल टू 32। तो इस नियम को बच्चों को समझाना है। ऋणात्मक संख्याओं का भाग, हम किसी संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देने के लिए उस संख्या को ऋणात्मक बनाते हुए दी गई ऋणात्मक संख्या के मापांक से भाग देते हैं। जैसे 15 को -3 से भाग देने के लिए हम 15 को ऋणात्मक बनाकर -3 के मापांक 3 से भाग करते हैं, अर्थात 15 भाग -3 इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -5। इसी प्रकार जब किसी ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का मापांक लेकर के भाग की क्रिया करते हैं। जैसे -15 भाग -3 इक्वल टू 15 भाग 3, यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो गया, इक्वल टू 5 बच गया। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि बच्चे इन संक्रियाओं को शुरुआत में समझें, और शुरुआत में समझ लेने के बाद आगे उन्हें दिक्कतें कम होती हैं। अब है परिमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना। संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी 1/6 है, अतः 5/6 में -7/6 को जोड़ने का अर्थ है 5/6 के बाईं ओर 7 कदम चलना
अर्थात 7 कदम चलने के बाद हम -2/6 पर पहुंचते हैं। अतः 5/6 प्लस -7/6 बराबर -2/6 होगा। वही है, धनात्मक संख्या रहेगी तो दाईं ओर चलना है, ऋणात्मक संख्या रहेगी तो बाईं ओर चलना है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा से सिखा सकते हैं। दूसरा तरीका जनरल, जिस प्रकार से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं भिन्न का जोड़ घटाव, उस प्रकार से सिखाएंगे। परिमेय संख्याओं का घटाव भी देखें तो उसी प्रकार से हम संख्या रेखा की सहायता से सिखा सकते हैं। संख्या रेखा की सहायता से घटाना, बाईं ओर चलने हैं। घटाव में क्या करना है, बाईं ओर चलना है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्रमागत बिंदुएं जो होंगी उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, तभी हमारा जोड़ घटाव सही होगा। फिर है परिमेय संख्याओं का गुना तथा भाग। हमने पिछले वर्ष भिन्नात्मक संख्याओं में गुना और भाग सीखा था। पिछले वर्ष का मतलब है कि पहले सत्र में, यह दूसरे सत्र की पुस्तिका है। हमने यह भी सीखा था कि यहाँ गुना और भाग का अर्थ प्राकृतिक संख्याओं में गुना व भाग से कुछ हद तक अलग है। मसलन प्राकृतिक संख्याओं में हम गुना को बार बार जोड़ और भाग को बराबर बराबर बांटने अर्थात बार बार घटाव के रूप में समझ सकते हैं। क्या यही स्थिति परिमेय संख्याओं के लिए भी हो सकती है? प्रश्न है, परिमेय संख्याओं में गुणा को किस किस तरह से समझ सकते हैं, उदाहरण से समझाएं। दो परिमेय संख्याएं लेते हैं P1/P2 तथा Q1/Q2। अब यहाँ देखेंगे कि गुणनफल निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। P1/P2 इंटू Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा P1/P2 बाई Q1 इंटू Q2। हम यह जानते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते समय गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, परंतु परिमेय संख्याओं के संदर्भ में ऐसा सभी परिमेय संख्याओं के लिए नहीं होता है। इस चीज़ को एक बार समझें। कहा जाता है 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ देखिएगा कि गुणनफल 6 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन परिमेय संख्याओं के संदर्भ में हमेशा ऐसा नहीं होता है। उदाहरण में जैसे देख सकते हो 1/2 गुणे 3/4 बराबर कितना आएगा, तो 3/8 आएगा। 3 गुणे 1/2 बराबर 3/2 आएगा, तो 3/2 जो है वह 3 से छोटा है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में गुणा के लिए गुणात्मक प्रतिलोम आदि होते हैं, जबकि पूर्णांकों में गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का गुणन विशेष उसी समूह में ही होता है। फिर परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं में भाग को बराबर बांटने अथवा बार बार घटाने के रूप में नहीं समझा जा सकता तथा भागफल भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह भाग से छोटा नहीं होता है। दो परिमेय संख्याओं P1/P2 तथा Q1/Q2 का भागफल निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। P1 इंटू Q2/P2 इंटू Q1। अब एक उदाहरण से समझेंगे। 1/2 भागा 3/5, तो इसका मान क्या आएगा? जब हम लोग भिन्न का भाग सिखाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ध्यान देंगे तो हम कहते हैं बच्चों को कि इस भाग को गुना में बदल दो, और जब गुना में बदलेंगे तो बाद वाली जो परिमेय संख्या होंगी उसके हर और अंश आपस में उलट जाएंगे, है ना, और इस प्रकार से हमारा आंसर आता है यहाँ पे 2/3। तो भाग सिखाने की यह प्रक्रिया है। अब एक प्रश्न है कि प्राकृत व पूर्ण संख्याओं में गुणा और भाग के गुण लिखें। इनमें से कौन से परिमेय संख्याओं में भी ऐसे ही रहते हैं? शेष परिमेय संख्याओं के लिए उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से पेडागोजी के साथ एक और अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।